अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के हमारे टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन के समझने के लिए हम इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ये एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि इस्तेमाल होता है मेजर यानी कि फाइंड करने के लिए अननोन रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जिसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो इस्तेमाल होता है एक ऐसी रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जिसकी वैल्यू क्या हो, अननोन, यानी कि उसका आपको पता ना हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन से पता चल गया कि ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है अननोन रेजिस्टेंस, ऐसी रेजिस्टेंस जो कि अननोन हो। जो चार्ल्स व्हीटस्टोन है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको सबसे पहले जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। उसने अपने ही नाम पर एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको उसने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं ये वाली। अगर आप इसकी डायग्राम में देखें आपको 4 लूप्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल काइट शेप की वैल्यू नजर आ रही है डायग्राम में। इसके अंदर अगर आप देखें तो ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट में डिफरेंट आपको लूप्स नजर आएंगे। देखिए ए बी डी ए, एक इस तरह से हमारे पास लूप आ गया, ए बी डी ए का इस तरह से हमारे पास एक आ गया, और एक है बी सी डी बी, बी सी डी बी। इसी तरह हम लोग एक और भी बना सकते हैं, ए डी सी ए, उल्टा भी बना सकते हैं, ए डी सी ए। इस तरह भी एक हो गया ए बी डी ए, एक हो गया बी सी डी बी, और एक हो गया आपके पास ए डी सी ए। इस तरह से आपको 3 लूप्स है। जो हमारा ए बी डी ए है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है। इसी तरह जो बी सी डी बी में से करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, और जो आपका ए सी डी ए में से करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है। इसी तरह इनके साथ रेजिस्टेंस भी अटैच है। जो ए से बी के दरमियान रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको हमने R1 का नाम दे दिया। बी से सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R2 है। ए से डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R3 है, और जो डी से सी के दरमियान रेजिस्टेंस है वो R4 है। और इन सब के सेंटर में गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर आपको एक स्विच लगा हुआ नजर आ रहा है, और ये स्विच क्लोज है। स्विच क्लोज होने का मतलब ये है अगर स्विच क्लोज होगा तभी इनके दरमियान में से करंट फ्लो हो सकेगा। अगर ये स्विच ओपन हो जाए तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि बैटरी का पोटेंशियल अटैच है, एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन के साथ। और ये बाकी ये लूप्स बने हुए नजर आ गए, ए बी डी ए, बी सी डी बी एंड ए सी डी ए। और इन तीनों के दरमियान जो है डिफरेंट करंट फ्लो है, I1 I2 एंड I3। ये जो तीनों करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। आपने देखा है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम है इसमें कितने रेजिस्टेंस लगी हुई थी, 4, R1 R2 R3 एंड R4। सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड स्विच इज एस इज कनेक्टेड विद ए एंड सी। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था। इस पॉइंट ए से सी के दरमियान 2 चीजें अटैच थी, एक था स्विच और दूसरा था सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि बैटरी का पोटेंशियल। स्विच और ईएमएफ किस तरह अटैच है, पॉइंट ए से सी के दरमियान। थर्ड पॉइंट है गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन बी डी। जो गैल्वेनोमीटर है वो अटैच है बी से डी के दरमियान। ये देखिए बी से लेकर डी के दरमियान में क्या अटैच है, गैल्वेनोमीटर। और इस तरह से आपके पास एक क्लोज लूप बन गई ए बी सी डी ए की। ये टोटल क्लोज लूप थी ए बी सी डी ए, जिसके अंदर हमारे पास स्विच और ईएमएफ अटैच थे ए सी के साथ, बी और डी के दरमियान गैल्वेनोमीटर। इस तरह से 4 रेजिस्टेंस और हर रेजिस्टेंस में से कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है। अब हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं वो क्या होता है। हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस में देखें तो लेट करंट्स I1 I2 एंड I2 आर इन लूप्स ऑफ ABDA BCDB एंड ADCA रिस्पेक्टिवली। इस तरह की मैंने आपको वहां से पहले करंट की डायरेक्शन बताई थी। जो I1 जो था वो किस में से फ्लो हो रहा है, ABDA में से। I2 फ्लो हो रहा था BCDB में से। I3 फ्लो हो रहा था ADCA। ये हमारे पास 3 क्लोज लूप्स बन गए। और इनके आगे जो ABDA था उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, और BCDB में से करंट फ्लो हो रहा है I3, और इसी तरह ACDA में से करंट फ्लो हो रहा है I3। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। अब हम लोग किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे इन 2 लूप्स के लिए। जो फर्स्ट लूप है उसका नाम है ABDA, इसमें से हम लोग अप्लाई करने लगे। सबसे पहले इस लूप के लिए जिसमें ABDA, इस लूप के लिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले अच्छा जी आपको पता है किरचॉफ सेकंड रूल की वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। किरचॉफ सेकंड रूल क्या था कि आपने क्या कर देना है, उन तमाम पोटेंशियल चेंजेस का अलजेब्रिक सम लेना है जो किसी भी क्लोज लूप के अंदर आने के बाद होते हैं। यानी कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं उन तमाम पोटेंशियल चेंजेस का जो किसी भी क्लोज लूप के अंदर आ रहे होते हैं। तो हम इसमें भी देख लेंगे हमारे पास क्या क्या पोटेंशियल चेंजेस आ रहे हैं ABDA लूप के अंदर। फर्स्ट लूप की बात कर रही हूँ मैं। तो जब हम लोग ABDA में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है,
जो करंट होता है वो किसमें से फ्लो करता है, रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है ताकि उसमें करंट फ्लो हो सके। तो पहली वैल्यू इसमें क्या आ गई कि जो I1 है वो R1 से फ्लो हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू आ गई -I1 R1। इसी तरह अब ये जो I2 होगा ये कुछ ना कुछ I2 में गुजर रहा होगा, तो हम सेकंड वैल्यू लिखेंगे I1 - I2। और जब ये I1 से I2 इन दोनों के दरमियान एक पैसेज था जो कि क्या था, गैल्वेनोमीटर। इन दोनों के दरमियान एक पैसेज बना हुआ है गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर की भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी जिसको हम लोग Rg का नाम दे देते हैं। तो जब हमारे पास I1 से I2 की तरफ करंट गया तो उसके साथ Rg अटैच हो गया। अब तीसरा फ्लो, अब ये करंट ने तीसरी चीज के साथ किसमें से फ्लो करना है, I3 के साथ। क्यों I3 के साथ क्यों करना है, क्योंकि वो D की रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमारा जो लूप था वो AB DA के दरमियान है और D के साथ जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है, तो इसलिए I1 ने पहले अपनी रेजिस्टेंस के साथ फ्लो किया, उसके बाद I1 ने जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस थी यानी कि उसके साथ की रेजिस्टेंस थी I2 में से फ्लो किया, I1 ने I3 के साथ फ्लो करना है जो कि उसकी D वाले की यानी कि लूप से बाहर की रेजिस्टेंस थी। तो थर्ड में हम लोग लिख देंगे I1 - I3 और ये I3 किस में से निकल रहा है, इस रेजिस्टेंस में से R3 में से। तो हम लोगों ने ABDA के लूप के लिए क्या बनाया, -I1 R1, I1 जो कि R1 में से फ्लो हो रहा था, माइनस I1 - I2 जो I1 में से I2 माइनस कर रहा था Rg के लिए, और थर्ड में क्या लिखना है, I1 - R3, I1 - I3, I1 में से जो I3 माइनस हो रहा है किसकी रेजिस्टेंस के साथ, R3 के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई ABDA के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई जिसके अंदर -I1 R1, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है। और बेसिकली वैसे हम लोग इनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं पोटेंशियल चेंजेस का जो किसी भी क्लोज लूप में आ रहा है। वो लूप कौन सा था, ABDA, और जो हमारे पास A से B के दरमियान रेजिस्टेंस थी R1, इसलिए उसके साथ जो करंट फ्लो हुआ वो I1 था, तो -I1 R1 आ गया, माइनस फिर एनर्जी लॉस की वजह से आया, उसके बाद I1 - I2 क्यों आया, क्योंकि I1 में से कुछ एनर्जी I2 की तरफ जा रही थी और उसके दरमियान में गैल्वेनोमीटर अटैच है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस Rg हो गई, -I1 - I3। अब I1 में से कुछ एनर्जी I3 की तरफ जा रही थी और I3 किसकी रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ था, R3 के साथ, जो कि D और A के दरमियान से रेजिस्टेंस R3 थी। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई और इस सबको हमने इक्वल टू 0 रख दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। लूप की बात करते हैं जो कि है BCDB। इस तरह से हम लोग अब बात कर रहे हैं BCDB की। अब इसके अंदर से देखेंगे हमारे पास करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 किस में से गुजर रहा है, R2 में से। तो पहला हम लोग लेंगे I2 R2, उसके बाद I2 किस में से फ्लो करेगा, इस I3 में से, I2 - I3, और इसके साथ कौन सी रेजिस्टेंस अटैच थी, C से D के दरमियान R4। तो इसके साथ हम लोगों ने R4 लिख दिया। इस जिस तरह आप पहले आए थे I1 से I2, अब आप I2 में से कुछ I1 की तरफ भी हमारे पास एनर्जी जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे I2 - I1, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस अटैच होगी वो क्या होगी, Rg। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या आ गई, I2 R2, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या आई, I2 - I3, जिसके साथ रेजिस्टेंस क्या लगाई, R4 की, क्योंकि हमारे पास C और D के दरमियान रेजिस्टेंस थी वो R4 की थी। उसके बाद I2 - I1, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ भी शेयर करेंगे, तो I2 - I1 और उसके बाद रेजिस्टेंस अटैच की Rg बेसिकली क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। तो हमारे पास BCDB की इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आ गई। लूप की इक्वेशन देखिए, फॉर लूप BCDB, माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है, बेसिकली ये टर्म्स ऐड हो रही हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास एनर्जी लॉस की वजह से। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी किरचॉफ रूल के मुताबिक, -I2 R2, -I2 - I3 R4, -I2 - I1 Rg। I2 हमारे पास कौन सा करंट था, जो R2 में से फ्लो हो रहा था, उसके बाद I2 - I3, I2 में से I3 को हम लोगों ने माइनस किया, I2 में से I3 माइनस किया, और ये कौन से रेजिस्टेंस के साथ हो रहा था, R4, जो कि C और D के दरमियान थी। इसी तरह I2 में से कुछ हम लोगों ने माइनस किया है I1 को, जो कि गैल्वेनोमीटर में से हो रहा था, तो Rg इसकी रेजिस्टेंस आ गई इक्वल टू 0 रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। क्या होगा, हम लोग बैलेंस कंडीशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट B और D था, इसको हम लोग सेम पोटेंशियल पे लेंगे, यानी कि अगर B हम लोग एक पोटेंशियल पे ले रहे हैं तो B को भी उसी पोटेंशियल पर लेना पड़ेगा। तो जो इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। सो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी 0। तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस गैल्वेनोमीटर में से वो 0 के इक्वल है, यानी कि जो I1 - I2 है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो I1 - I2 कितना आ गया, 0 के दरमियान, और ये I1 - I2 क्या था, जो गैल्वेनोमीटर में, अगर हम इस वाले माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अगर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 के बराबर।
देन इक्वेशन 1 बिकम्स, फिर इक्वेशन 1 में क्या चेंज दिखाएगी, हम देख रहे थे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अगर आप देखें उन्होंने कहा कि I1 की वैल्यू I2 के बराबर है, तो अगर हम लोग यहाँ पर I1 की जगह पर I2 रिप्लेस कर दे तो I2 से कैंसिल होकर ये टर्म 0 दे देगी। हम लोग को लिखेंगे फिर ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर I1 की जगह पर हमने I2 रिप्लेस किया तो I2 ने I2 को कैंसिल करके ये टर्म 0 हो गई। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई, माइनस I1 R1 माइनस 0 RG माइनस I1 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। ये टर्म 0 कैंसिल हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आ गया माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 R3। अब ये टर्म सारी नेगेटिव की है, ये जब इज इक्वल के उस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे इस कंडीशन के मुताबिक। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो ये थी, माइनस I2 R2 I2 माइनस I3 R4 माइनस I2 माइनस RG। इसमें हम लोग यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो क्या थी कि I1 की वैल्यू किसके बराबर है, I2 को। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर I1 की जगह I2 रिप्लेस कर दे तो I2 से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो ये बन गई। यहाँ पर हमने देखा कि I1 की जगह जब हमने I2 को रिप्लेस किया तो I2 माइनस I2 0 आ गया। जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है वो ये है, माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I3 R4 माइनस 0। ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ये कैंसिल होकर खत्म हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म माइनस की थी, जब इज इक्वल की उस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इक्वेशन आ गई, माइनस I2 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से इससे प्रीवियस स्टेप में हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी, जो कि थी माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3/4। 3 वाली इक्वेशन को हम ऊपर रखेंगे और 4 वाली को नीचे रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब डिवाइड किया तो ऊपर आ गया माइनस I1 R1 ओवर माइनस I2 R2। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट पे डिवाइड किया, राइट को राइट पे डिवाइड किया। यहाँ पर आ गया I1 माइनस I3 इंटू R3 ओवर I2 माइनस I3 R4। यहाँ पर भी हम लोग यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे I1 लिखा हुआ उसकी जगह पे हम लोग I2 रिप्लेस कर देंगे। I1 की जगह I1 की जगह I2 रिप्लेस कर देंगे। या सिंपल अगर आप यहाँ पर I2 की जगह I1 रिप्लेस करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। या जहाँ पर I2 नजर आ रहा है इन दोनों जगह पर आप लोग I1 रिप्लेस कर दें। चाहे आप I1 की जगह I2 रिप्लेस करें या I2 की जगह I1, बात वही रहेगी। तो मैंने यहाँ पर I2 की जगह I1 को रिप्लेस कर दिया। ऊपर वाली चीज ऐसे ही रही, I1 R1। यहाँ पर नीचे I2 था तो I2 को रिप्लेस होकर I1 आ गया, R2 एज इट इज। इसी तरह ऊपर वाली भी टर्म में कोई चेंज नहीं है, नीचे I2 माइनस I3 था तो I2 रिप्लेस होकर I1 आ गया। अब अगर आप देखें तो ये I1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह I1 माइनस I3 दोनों सेम टर्म्स ही कैंसिल हो गए। नेगेटिव साइन भी नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो R1 R2 और R3 ये तीनों रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस थी जो गैल्वेनोमीटर के इर्द गिर्द हम लोगों को डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी। लेकिन R4 जो थी वो हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करती है क्योंकि वो I3 के साथ बाहर की तरफ लगी हुई है। तो सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे फर्ज करना है जो R1 R2 और R3 जो है वो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है, यानी कि उन रेजिस्टेंस को हम लोग जानते हैं और वो गैल्वेनोमीटर के साथ डिफ्लेक्शन को शो नहीं करते। और इसी तरह हम लोगों ने लेट कर लेना है कि जो R4 वो वाली रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, जो हम लोग इस व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए निकाल रहे थे। तो अगर आपको R4 की वैल्यू निकालनी है तो R4 हमारा इस तरफ चला जाएगा, R1 जो है इधर ऊपर न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है तो इधर आके इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा और R2 यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई। तो आपका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला नेक्स्ट निकला वो क्या बन गया, R4 इज इक्वल टू R3 ओवर R1 इंटू R2। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका निकला है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। और R4 इसमें से क्या थी, R4 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। इस तरह से आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर ली और जो बाकी आपके पास रेजिस्टेंस थी R3 ओवर R1 इंटू R2, ये जो तीनों रेजिस्टेंस थी ये नॉन थी, यानी कि इनको आप जानते थे। जबकि R4 आपकी क्या निकली है, जो कि अननोन रेजिस्टेंस है और यही अननोन रेजिस्टेंस आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइंड करी थी और इस तरह से आपने ये फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, R3 और R2 का प्रोडक्ट हो रहा है और R1 से ये डिवाइड हो रहे हैं और R4 हमारे पास निकल आएगा अननोन रेजिस्टेंस की। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।